अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और मैं हूं शफात अली। आज 13 जुलाई है और 13 जुलाई की तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है। आज से कई बरस कबल 13 जुलाई सन 1931 को जब कश्मीर की तहरीक आज़ादी के हीरो जनाब अब्दुल कदीर खान साहब को जब श्रीनगर जेल से अदालत मुंतकिल किया जा रहा था, तो लोगों को उनको देखने के लिए लोगों का जमे गफ़ीर वहाँ मौजूद था। और उसी दौरान नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ और एक शख्स ने खड़े होकर अजान देने की कोशिश की तो उसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग कर दी। उसकी अजान को जारी रखने के लिए एक और शख्स ने उसकी अजान को कंटिन्यू रखा, उसको भी फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। और यूं एक एक करके 22 अफराद श्रीनगर में उस अजान की तकमील के लिए शहीद कर दिए गए। आज उन्हीं शहदा की याद में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है और आज उन्हीं तमाम कश्मीरियों को भी खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिन्होंने इस कुर्बानी के लिए अपने घरों के बहुत सारे चिराग जो हैं वो वक्फ कर दिए। और इसके अलावा आज के शो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि शायद कोरोना के केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, अमवात कम हो रहे हैं, तो हम कोरोना के केसेस को लेके ईजी हो जाएं। तो आपने ईजी नहीं होना, क्योंकि कल जो संडे का दिन था, दुनिया में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है कोरोना के केसेस में। काफ़ी ज़्यादा नए केसेस निकल के सामने आए हैं, इसलिए आपने ख्याल रखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हमने आज डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। अम कमेटी पीटीआई के धरनों में शरीक थी। सईद खनी का इल्ज़ाम, मुनशियात फरोश वजीर असल मामले से तवज्जो हटाना चाहते हैं। अली जैदी का जवाब, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की इस लफ्ज़ी जंग में अवामी मसाइल कहीं सिरे से नज़रअंदाज ही ना हो जाएं। कराची में दूध फरोशों का कीमत में अचानक 10 रुपए फी लीटर इजाफा। गरीब आदमी अब 1 लीटर दूध खरीदने के लिए रोज 120 रुपए का बंदोबस्त कैसे करे? और अभी आपने जानी टॉप स्टोरीज, और इससे पहले शफात आपके पास एक अहम खबर जी जनाब, एक अहम खबर शेयर करते चले। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मरकजी टीम लाहौर पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास लाहौर में होगा। असद उमर नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए NCOC इजलास की सदारत करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, आज जो इजलास होने जा रहा है, इस हवाले से जहांगीर खान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जो मरकजी टीम है वो लाहौर पहुंच गई है और ये पाकिस्तान में सूबाई सतह पर NCOC का पहला इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसका इब्तिदा जो है वो पंजाब से किया गया है। असद उमर और नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खसूसी तौर पर शरीक होंगे, जबकि उनके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह, वज़ीर आज़म के मुआवन डॉक्टर फैसल सुल्तान और वज़ीर कानून, वज़ीर सेहत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी इस इजलास का हिस्सा होंगे। इस इजलास में दीगर सूबों के जो नुमाइंदे हैं वो बजरिया वीडियो लिंक खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इस इलामिये के मुताबिक जो इस इजलास से मुतल्लिक जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि लाहौर में इजलास का मकसद कोरोना के खिलाफ कौमी यकजहती का फरोग समेत हम आहंगी के फरोग और कोरोना के खिलाफ सूबों की जो कारकर्दगी है उसको सराहना है। इस इजलास में ईद कुर्बा पर SOPs पर अमल दरामद समेत जो मवेशी मंडियों के हवाले से सूबा पंजाब में इकदाम किए गए हैं उन पर सूबाई हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। उसके साथ साथ पंजाब में कोरोना के जो हसास इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है, उस समेत जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है और टेस्टिंग के जो उमूर हैं वो भी ज़ेर गौर आएंगे। और सबसे आखिर में वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की ज़ेर सदारत पंजाब में ईद उज़्ज़ोहा से मुतल्लिक और मवेशी मंडियों से मुतल्लिक एक खसूसी इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो मुजवज़ा तैयारियां हैं उन पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि जैसे आज 13 जुलाई है और मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मनाएंगे, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का शहदाए कश्मीर को ज़बरदस्त सलाम अक़ीदत और कश्मीरियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। DGISPR की एक ट्वीट के मुताबिक आज का दिन यौम शहदाए कश्मीर आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहदा के लहू का एक एक कतरा न फरामोश किया जाएगा और न ही माफ़ किया जाएगा।
DGISPR ने कहा कि दहाइयों से जारी भारतीय मजालिम मजलूम कश्मीरियों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे और जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। यहाँ नाजरीन को ये भी बताते चलें कि 13 जुलाई 1931 को, जैसे शफात ने भी आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया, कि कश्मीरियों ने डोगरा राज से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की थी। ये जद्दोजहद आज तक जारी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले डोगरा राज था और अब भारत कई दहाइयों से वादी जन्नत नज़ीर पर काबिज़ है। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से, जहां अमन के रखवाले वतन के अमन पर कुर्बान हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन हुआ। 4 दहशतगर्द मारे गए। इलाका क्लियर कराने के दौरान दहशतगर्दों ने फायर खोल दिया और फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार भी जाम शहादत नोश कर गए। और अब ज़रा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक नज़र डालते हैं। GITs के मामले पर सिंध हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक बार फिर आमने सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI कराची की क़यादत पर अमन कमेटी से ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगाते हुए कई एक दावे भी किए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि PTI के धरने में अमन कमेटी भी शरीक रही है और ये जलसे कामयाब बनाए हैं। सिंध में और पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान अब जो ये नया तनाज़ा खड़ा हो गया, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब ये वो मामला है जो सामने आया और इस मामले में नया ट्विस्ट आया था वीकेंड पे, जब हबीब जान का बयान सामने आया और उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि PTI के जो कराची में जलसे थे वो अमन कमेटी कामयाब बनाती रही। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध जनाब सईद गनी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब वक्त देने के लिए। सईद साहब, आपने ये क्या इंकशाफ किया? आप कहते हैं कि जी PTI का और अमन कमेटी का ताल्लुक है और वो आपस में जलसे जुलूस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, ये महज इल्ज़ाम भी है या आपके पास कोई सबूत भी हैं? देखिए, मैंने ये बात तो 3-4 रोज़ पहले से कही थी और मैंने बात कही कि जो अमन कमेटी है वो अपने लोगों के साथ धरने में जाती रही, धरने में उनके स्टेज पर बैठकर वो तकरीरें भी करते रहे और अमन कमेटी से राब्ता करने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई और कमेटी बनवाने वालों में आरिफ अलवी साहब, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और अली जहरी साहब शामिल थे। उन्होंने 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि वो आएँ और उनसे अमन कमेटी से जाकर वो मुज़ाकरात करें और उनको राज़ी करें कि वो PTI में शामिल हो जाएं। और उसके बाद इनके एक सिटिंग MNA जो आज भी MNA हैं कराची से, उनके घर पे इनकी कई मीटिंग्स भी हुई और उनके घर पे इन्होंने साथ डिनर भी किए और बहुत सारी बातें इनकी हुई। और मैं उस वक्त भी कहता रहा कि ये मेरी इस बात को झुटलाएँ तो सही। झुटलाया तो किसी ने नहीं, लेकिन मेरी इन तमाम बातों की तायद कर दी हबीब जान ने, जिनका एक बड़ा वीडियो जो है वो बहुत बड़े दावे के साथ जो है अली जहरी साहब ने ट्वीट किया और बताया कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त धमाका खेज वीडियो रिलीज़ कर दी है। तो उसी हबीब जान ने मेरी इन तमाम बातों की तस्दीक कर दी है। मैं आज भी कहता हूँ कि इनके अंदर अगर हिम्मत है तो ये झुटलाएं कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं सारी बातें साबित करूँगा। मैं उस कमेटी के लोगों के नाम बताऊँगा जो ये जहाँ जहाँ मीटिंग्स करते रहे, मैं वहाँ लोगों के शुरुका के नाम बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। सईद गनी साहब ये कहेगा कि अभी जो हबीब रोज का जो इंटरव्यू भी आया और उसके बाद जो स्पेसिफिकली जो GITs भी आए, इसके बाद सिंध और मरकज़ में एक बार फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई है। GITs पर बहस और इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसकी मुश्किलात वहीं की वहीं हैं। उसके मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बिजली भी नहीं उसको मिल रही, उसको पानी भी नहीं मिल रही, गैस भी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उस पर बात क्यों नहीं की जा रही? आपकी मैं इस बात से 100% इत्तफाक करता हूँ और ये बात मैंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कही है कि PTI की मौजूदा नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत अपनी नाअहलियों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए नॉन इश्यूज़ को उछाल कर वो मीडिया पर अपनी स्पेस बनाते हैं ताकि कोई शख्स मईशत पे बात न करे, कोई कोरोना पे बात न करे, कोई पेट्रोल में जो उन्होंने लूट मार मचाई है उस पर कोई बात न करे, चीनी का जो कमीशन की रिपोर्ट आई है कोई उस पर बात न करे, जो महंगाई होती जा रही है कोई उस पर बात न करे, कोई जो PIA का इन्होंने बिल्कुल दफन करके रख दिया है कोई उस पर बात न करे, और गंदम का जो बहरान पैदा हो रहा है पंजाब में कोई उस पर बात न करे। ये तमाम अवामी इश्यूज़ हैं जिनसे तवज्जो हटाने के लिए PTI ने ये ड्रामा रचाया है
इन जीआईटीज पर जो ये लेकर आए हैं सो कॉल्ड जीआईटीज, इस पर 5-6 साल पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ये सारे इल्ज़ाम हम पे लग चुके, हम इन सब के जवाबात दे चुके। अब तो वो तमाम मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। अब अगर किसी शख्स के पास, अली जैदी के पास या किसी और शख्स के पास कोई सबूत है, तो बेहतर तरीका ये है कि वो उस अदालत में चला जाए जहाँ पर वो मुकदमे चल रहे हैं। अब ये जो एक नामालूम मोटरसाइकिलों की दी हुई सो कॉल्ड जीआईटीज हैं, उसकी बुनियाद पर ये तमाशा खड़ा करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। बड़ी अहम बात है कि आपके पास कोई सबूत है तो वो जाए अदालत में गवाह बन जाए। लेकिन अब ये बताइएगा कि सिंध के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि सूबाई हुकूमत की करप्शन के खिलाफ नैब में वो शिकायत दर्ज कराएंगे। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहली बात तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को रोका किसने भाई? हाँ। और नैब बनी इसी काम के लिए कि जो पीटीआई के मुखालिफिन हैं उनको वो तंग करें, उनको गिरफ्तार करें, उन पर झूठे रेफरेंसेस बनाएं। नैब का काम यही है। तो ये जाएं, जाकर कर लें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके पास कोई शवाहिद है, ये चले जाएं। लेकिन फिलहाल तो आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो तो जो हलीम आदिल शेख को एक ड्रामा नोटिस मिला है, उसके मुतल्लिक की थी ना। पहले तो उस पर जाके अपनी सफाइयाँ दें और बताएं कि जी वो पारसा हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। जहाँ तक गवर्नर साहब की बात आपने कही, मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसको झुटला दें। सीधी सी बात है कि भाई जो अमन कमेटी के लोग थे उनसे इनका राब्ता नहीं था और उनसे मुलाकातें इनकी नहीं हुई हैं। मैं जगह बता दूंगा कहाँ पर उन्होंने खाने खाए हैं, कहाँ पर उन्होंने बात की है, अमन कमेटी की तरफ से कौन कौन लोग आते थे। और हबीब जान तो खुद पीटीआई में शामिल हो चुका था। अली जैदी ने 2014 में ट्वीट करके ये बताया है और उन्होंने बड़ी धूमधाम से बताया कि जी लियारी से बड़े ज़बरदस्त लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और किसी ने अगर उस पर कमेंट्स में लिखा कि जी इनके ऊपर तो मुकदमात हैं, ये तो कातिल हैं, तो अली जैदी साहब का जवाब ये था कि इनके खिलाफ तमाम मुकदमात पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और वो तब तमाम चीज़ों को चेक कर चुके हैं। सही, बहुत शुक्रिया। गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे और बार बार बारहा इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि पीपल्स अमन कमेटी के साथ ताल्लुकात थे, कहाँ खाना खाते थे वो ये भी बता सकते थे, जगह कौन सी थी ये भी बता सकते थे। और साथ में ये भी कह रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ कि आएँ और मुझे एटलीस्ट एक बार झुटलाएँ ज़रूर। सो इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। हलीम साहब आपको वेलकम कहेंगे बाखबर सवेरा में। हलीम साहब ये कहेगा कि सईद गनी साहब ये बार बार दावा करे कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे होते थे उसको पीपल्स अमन कमेटी ने कामयाब बनाया। साथ में वो ये भी बताते थे कि कराची से अली जैदी साहब और साथ में गवर्नर इमरान इस्माइल से उनसे मुलाकात भी करते थे। और अभी भी जब उनसे बात कर रहे थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि आए एक बार मुझे झुटलाएं तो सही। तो आप लोगों का प्लान है उनको झूठा साबित करने का? सबसे पहले तो एक बात पे इनको अभी ताजा कहते हैं ना, दस्ती इनको मैं झूठा साबित कर दूं। वैसे तो झूठ का पलंदा ही होते हैं। बात इनसे पूछो अमेरिका की, जवाब अफ्रीका का देते हैं। दास्तान अमीर हमजा बयान कर रहे हैं, पता नहीं हबीब जान और ये और खाना और धरना। ये जबान ज़दे आम है कि पीपल्स अमन कमेटी गैंग वार किसकी पैदावार थी, कौन उनको सपोर्ट करता था, कौन उनका सरपरस्त था, कौन उनके जरिए किलिंग कराता था, ये इनकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप। इनकी वो आंटी जो है वो वहाँ जाके क्या वो ज़कात देने जाती थी, तस्वीरें बनी हुई है उनकी। एक और साहिब है वो नमाज पढ़ा रही है, वो उसको नमाज पढ़ाने सिखाने जाती थी। इनके वज़ीर आला साहब, अब देखें ना इनकी लीडरशिप का हाल देखें। आपके वसीम बादानी के प्रोग्राम के अंदर कैमली शाह कह रहे हैं पता ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। बस इतने झूठों की पार्टी है। लेकिन पहले सईद गनी को मैं इधर उधर ना हो जाए स्क्रीन से, दस्ती इन्होंने कहा ना कि हलीम आदिल को नोटिस मिला है, वो पहले अपना जवाब देते। तो मैं ARY के जरिए ARY को बता दूं कि नोटिस हलीम आदिल को नहीं मिला है, ना कोई नोटिस जारी हुआ है। जो रिपोर्ट एंटी करप्शन ने 2 साल में, एंटी करप्शन कौन है? आपकी इदारा है ना, आपके कंट्रोल में होता है। कभी मुर्तब आप उसका चीफ होता है, कभी एंटी करप्शन चलाती है, कभी कोई चलाता है, कभी कोई चलाता है। आपका वज़ीर आला के अंडर में है। उसके जरिए एक रिपोर्ट आपने बनवाई, 2 साल लगे रहे, उसको लेके ACC 1 में वहां जाके केस नहीं। अब वो रिपोर्ट भेज दी जाती है मीडिया को। और मैं आज कहूंगा कि वही रिपोर्ट जो एंटी करप्शन ने बनाई थी वो अरशद शरीफ भाई को भी भेजी गई थी। लाजमत रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, वो चलती है। तो मैं बताना चाहता हूँ सईद गनी साहब, कोई नोटिस मुझे नहीं मिला है। और ARY को बता रहा हूँ, एक इन्होंने जो रिपोर्ट कहीं से आई है उसकी कंप्लेंट की वेरिफिकेशन हो रही है और DC से रिकॉर्ड मंगाया गया है। मैं तो कहता हूँ जिस दिन मुझे नोटिस मिलेगा, नोटिस में आप लोग भागते हो, वज़ीर आला भागता है, जरदारी साहब छुप जाते हैं, आपकी फरियाल तालपुर साहब छुप जाती है। एक मैसेज आएगा,
हम जरूर जाएंगे बताने के लिए। एक तो झूठा तो सईद गनी अभी साबित हो गया कि अच्छा, मेरे बारे में देखिए जो कोई ये झूठ था, हम बातें जरूर हैं, ये करेंगे। अच्छी बात है कि आपको नोटिस नहीं मिला, और ये 253 एकड़ अराजी का जो मामला है ये एक शख्स तक महदूद नहीं है, ये इस पे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मामला ये कि जो सईद गनी साहब ने इल्जामात लगाए हैं वो सदर आरिफ अलवी की बात कर रहे हैं, वो गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं, वो पीटीआई की उस वक्त की कराची की क़यादत की बात कर रहे हैं कि ये तमाम अफराद अमन कमेटी के लोगों से मिले हैं, खाने खाए हैं, और हबीब जान बलोच जो हैं वो उसके गवाह भी हैं। तो आप कुछ इस बारे में बताइएगा, ये क्या मामला है? ये झूठ, सफेद झूठ, ड्रामा, मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसा ही है कि जैसे ये कहते हैं कि जी मैं इनका चनेसर कोर्ट में क्या होता है, किस तरीके से ड्रग पेडलर हबीब बलोच ने कभी पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी? उस पे आ रहा हूँ। हबीब जान बलोच ने ना कभी पीटीआई ज्वाइन की, बाकी वो एक रास्ते में रहता था। अली जैदी साहब का एक ट्वीट है 2014 का जिसमें उन्होंने ऐलान किया है हबीब बलोच के हवाले से, उसके नीचे कमेंट आता है कि क्या आप अमन कमेटी के लोग ज्वाइन करेंगे, जिसमें अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं जी मैंने इंक्वायरी कराई, ये सियासी मुकदमा आता है। हाँ, उन्होंने स्पेशली आई चेक का वर्ड इस्तेमाल किया। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ट्वीट्स बहुत होते हैं अली, मैं सुन लीजिए ना इसको, मैं जी बता दूं आपको। अमन कमेटी से पीटीआई का ना कुछ लेना, ना कुछ देना, ना कुछ ज्वाइनिंग, ना कुछ शमूलियत, कुछ रही। और ये साबित है, दुनिया को पता है। अब जाकर ये कहते हैं कि जी भूल जाओ, 4 साल पुरानी बात है। मतलब ये चाहते हैं भूल जाए उन 158 लोगों को जिनको कत्ल किया गया, उनको भूल जाए। उजैर बलोच ने अपनी कमेटी में कहा कि मैंने किस किस को कत्ल कराया, उन्हें एफआईआर को भूल जाए। जिन लोगों को कत्ल किया उनको भी भूल जाए, जो उसने मनी लॉन्ड्रिंग कराई उसको भी भूल जाए। ये तो जीआईटी में भी जो है वो बात करें, हम ये बात करें कि उन्होंने जो दावा किया है कि स्पेशली पीपल्स कमेटी, तो आप इतना बड़ा अगर वो झूठ बोल रहे हैं, वो बार बार सईद गनी साहब भी कह रहे थे कि अगर मैं झूठ बोला तो आके मुझे झुटलाएं तो सही, तो आप कोर्ट में जाएंगे उनके खिलाफ। उन्होंने इतने बड़े बड़े आपके खिलाफ इल्जामात लगा दिए हैं। नहीं, इसके लिए नहीं, जेआईटी ओपन कराने के लिए, जेआईटी में जो सरपरस्त बैठी है सारे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अली जैदी साहब कोर्ट, यानी कि अगर वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स अमन कमेटी के साथ ताल्लुकात थे, और साथ में उन्होंने भी कहा कि जैसे अली जैदी साहब भी मुलाकात करते रहे हैं उनसे, जैसे गवर्नर इस्माइल जो इमरान इस्माइल जो उस वक्त गवर्नर नहीं थे वो भी मुलाकात करते रहे, तो और ये भी कहा कि कहाँ कहाँ मुलाकात हो रही थी, क्या क्या खाने खा रहे थे, वो सब बता सकते हैं। तो आप उनके इस इल्जाम के खिलाफ नहीं जाएंगे? ये इल्जाम झूठ है ना जी, कोई इल्जाम का बेस नहीं है। अब इसमें क्यों वो उसमें टीवी पे बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, हम चले जाएं। हम जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, जो पहले जा चुके हैं ना 2016 में जेआईटी ओपन कराने के लिए गए, अब हम जाएंगे कि जी जेआईटीज पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और एक जो 2 जेआईटीज हैं जिसके अंदर सच्ची कौन सी झूठी कौन सी, उसके ऊपर मैं कहता हूँ अफसरान भी जिंदा है, सब लोग जिंदा। मतलब ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। अब ये बताइएगा कि डाइवर्जन का इल्जाम भी आ रहा है सईद गनी साहब की तरफ से, ये चाह रहे हैं सईद गनी के जी और पीपल पार्टी पूरी के डाइवर्ट करते हैं। अमन कमेटी हमारे ताल्लुकात खाने का है, हमने पाए खाए, हमने निहारी खाई, इमरान इस्माइल ने पकौड़े खाए, अली जैदी ने पाए खाए। भाई नहीं, हमें जवाब दो जिन लोगों से फत्ता लिया, हमें जवाब दो जिनको कत्ल कराया, हम जवाब दो। आपकी तमाम लीडरशिप के ऊपर उसके बयान मौजूद है, 164 का बयान मौजूद है जिसमें आसिफ जरदारी से लेके सईद गनी तक सारे मुख्तलिफ अंदाज से शामिल है। हम नहीं होंगे कि हलीम साहब, अब एक मामला जो बात बड़ी वैलिड लगती है, कहा जा रहा है कि जनाब ये सारे टैक्टिक्स हैं एक डिफ्लेक्शन देने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, कि इलेक्ट्रिक के जो मामलात हैं, पेट्रोलियम के मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हुआ उसके दौरान जो मामलात हुए, लोड शेड, तमाम मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये तनाज़ा खड़ा किया गया है। ये सारे मुकदमात कोर्ट में हैं और इन सारी बातों के जवाब 5 साल पहले दिए जा चुके हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का कहना है, आपका कमेंट जानना चाहेंगे? देखिए 2016 में अली जैदी गए थे कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त तो गवर्नमेंट भी हमारी नहीं थी। 4 साल पहले, सॉरी 2018 के शुरू में, 2 साल हो चुके, सुप्रीम कोर्ट में ये अपील में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, सारे दिन बैठे हैं। परसों भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर सबने देखा, उठाया गया, डेली बेसिस के ऊपर हम सब ऑन बोर्ड हैं कि अब ये पूछे ना इनसे, दूध का जो मसला है ये भी कोई शुगर कमीशन की वजह से हो गया? आज दूध 120 रुपए का शहर में बिक रहा है, वो किसने रोकना है? निचली सतह पर जो महंगाई को रोकने के लिए कमेटीज होती है, किसकी होती है? ये कोई डिफ्लेक्शन, ये चाहते हैं
कि हम कोई बात ना करें। लोग मरे हैं, अरबों रुपए भत्ता लिया गया है, इस शहर को जाने लूटा गई गया हैं है, और लोगों इस की जानों से ज्यादा जाने कीमती वही कोई तो, चीज नहीं है। लोग बहुत शुक्रिया जलाए जी। गए हलीम हैं। आदिल शेख साहब रहनुमा पीठ के साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि जनाब ये सारी चीजें डिफ्लेक्शन नहीं है, ये जेन्युइन मसाइल है बट और आज के मसाइल। लेकिन शफात बात ये भी है कि अगर आप पर इतनी संगीन नौयत के इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? आप फतेह की इज्जत का भी मुकदमा इन पे कर सकते हैं कि जो मुसलसल आपकी रेपुटेशन को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से खैर उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा पर जीआई टीम की जो फाइंडिंग्स हैं उस पर हम जरूर जाएंगे कि जी उस पर जरूर काम किया जाए। खैर जी आगे बढ़ते हैं। अब एक अहम खबर भी यहाँ शामिल करते चलते हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट सामने आया है यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से। वजीर आजम का कहना है कि यौम शोहदाए के कश्मीरियों की भारतीय बर्बरियत गैर कानूनी कब्जे के लिए जद्दोजहद को हमारा सलाम। 13 जुलाई 1931 के शोहदा मौजूदा कश्मीरी मज़ाहमत के बानी हैं। हिंदुत्व रियासत कश्मीरियों का तनासुब और शनाख्त बदलना चाहती है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी कई नस्लों की कुर्बानियों का तसलसल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए हमेशा साथ रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भारत के कब्जे से आज़ाद होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग से बात हुई, फिर बारिश हो गई। जब बारिश हो गई तो लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ गई। फिर कहा गया, आपको पता है बिजली महंगी तो थी और लोगों को ओवर बिलिंग काफ़ी ज़्यादा भी हो रही, बिल्स भी बढ़कर आ रहे थे। फिर वादा ये किया गया कि अब लोड शेडिंग कम कर दी जाएगी या तो नहीं की जाएगी, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। नोटिस लिया गया था जनाब, नोटिस लिया गया, लेकिन वो बाबर अवान साहब ने एक दफ़ा बड़ी मशहूर बात कही थी, मैं उसी को थोड़ा जरा जो है ना वो कर दे कि जी नोटिस मिलिया कख ना हिलिया क्यों सोने दा गिला करा, मैं तो लख वारी लोड शेडिंगा करा। तो लोड शेडिंग अच्छा, हो रही है ये उन्होंने ये बाकी शप्पू तो मैंने थोड़ी सी तरमीम कर दी है क्योंकि ऑब्वियसली वो उस पर तो उनको हितक इज्जत का आई मीन तौहीन अदालत का नोटिस हो गया था, तो ऑब्वियसली उन्हीं के मामले में तरमीम की। लेकिन लोड शेडिंग जी लखवारी जारी है और बड़ी शदीद जारी है और लोग अब बिलबिला उठे हैं और लिटरली अब लोगों की बस हो गई है। बिल्कुल जी, इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। असद उमर साहब ने कहा है जनाब के इलेक्ट्रिक की निचकारी की गई है, पूरे शहर कराची की निचकारी नहीं कर रही। वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, जो भी कानून होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक को फ्यूल मिल रहा है, अब भी लोड शेडिंग है तो ये खिलाफ वर्जी होगी। कराची के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, मामले की तहकीकात को बंद कर दिया जाए, ये बात काबिल कबूल नहीं। जो उनको फ्यूल चाहिए था वो फ्यूल उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो गैस चाहिए थी गैस प्रोवाइड की जा रही है, और अगर अब वो गैर एलानिया लोड शेडिंग करेंगे तो वो क्लियरली वायलेशन में होंगे। अगर अब कोई वायलेशन होती है तो जाहिर है उसको भी टेकिंग उसको मतलब अकाउंट में लिया जाएगा। कंटिन्यूस वायलेशंस होती रही ना तो ये नहीं हो सकता जैसे कि इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया, कराची को प्राइवेटाइज नहीं किया गया। वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, जो भी कानून के अंदर ताकत है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, अगर नहीं होता तो नेपरा जो कानून के अंदर मुकम्मल इख्तियार है वो इस्तेमाल करेगा। ये नहीं हो सकता कि कराची के शहरियों की जो जायज जरूरत है वो पूरी ना हो और वफाक देखता रहे। 70% जो बिजली की सप्लाई है कराची की उसमें इजाफा किया जाएगा इस 3 साल के अरसे में। कराची के लोगों को बंद करके फैक्ट्री के अंदर आग लगा दी जाए या टारगेट किलिंग कर करके मारा जाए गैंस के जरिए और उसकी तहकीकात हो और वो तहकीकात जो है वो दराज में बंद कर दी जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अली जैदी की जो पूरी कोशिश है वो उसकी कोशिश यही है कि वो एक कानूनी जरिए से आईनी जरिए से इस मामले की हद तक पहुंचा जाए। अच्छा। और ये बात जो है 100% हुकूमत पाकिस्तान ओन करती है, तरीके इंसाफ ओन करती है। खैर कराची के लोग इस बात पर परेशान तो हैं ही कि एक तो के इलेक्ट्रिक की वजह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से बिजली महंगी बहुत ज़्यादा होगी। ये कराची वालों का रोना नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान वालों का रोना है और पूरे पाकिस्तान वालों का जो अवाम है वो इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा नाला है, परेशान है शफात, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और इतनी महंगाई हो गई है कि अब जो दूध है जिसकी वैसे तो हर जगह पे जो कीमत है वो 95 रुपये है, वो अब 120 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। जी जनाब, कराची में दूध फरोशों ने दूध की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया और दूध की कीमत 110 रुपये से बढ़कर 120 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। हुकूमत सिंध के नरखनामे में दूध आज भी 95 रुपये फ़ी किलो दर्ज है। जनाब, कराची में
जो दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये शहरियों की मुश्किलात में इससे अच्छा खासा इजाफा हो गया है और शहरी बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं भाई ये ऐसा शहर है जहाँ कुछ भी हो जाए कोई पूछने वाला नहीं। क्या कहा उन्होंने शहरियों ने, आपको इस साथ हम जरा शेयर करते हैं। बहुत महंगा है, हुकूमत का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ में कोई कंट्रोल नहीं है। जो मर्जी है वो कर रहा है, दुकानदार जो मर्जी है वही खाता है, वो पीता है, वो करता है। कभी 110 दे रहे हैं तो कभी 120, कभी कभी 130 पर भी चला जाता है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, सारे हुक्मरान सारे सोए हुए हैं। अगर रात को दूध लेके जा रहे हैं तो 10 रुपये बढ़ गए, दही वाले पे रेट, दही के रेट बढ़ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम गरीब आदमी हफ्ते में एक दफ़ा दूध एक पाव पीता था, अभी वो पीना भी छोड़ दिया। क्यों? पहला 60 पाव दे रहा था, अभी 70 पाव दे रहा है। अभी पीना छोड़ दिया, क्या फायदा? 10 रुपये बढ़ाए हैं तो पीछे से जो महंगा कर दिया दूध, तो हमारी भी मजबूरी महंगा करना। तो हम तो बोलते हैं 80 रुपये किलो दूध होए, आवाम को फ़ायदा हो। डेयरी वालों ने पीछे से महंगा कर दिया, एक टंकी पीछे 350 रुपया रेट बढ़ा दिया। ठीक है, तो मजबूरन हमको भी 10 रुपये महंगा देना पड़ेगा। दूध काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी फार्म एसोसिएशन के सदर शाकिर गुर्जर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अभी देखें, अब तो नोटिस भी लेना शुरू कर दिया है, गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही है। खुद आपको भी गिरफ्तार किया गया और आप जब गिरफ्तारी के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं, ज़रा बताइएगा भी मुझे। गिरफ्तारी के बाद अब आपने बोल दिया कि जी अगर मजीद कोई एक्शन लिया गया तो आप लोगों की तरफ से भी कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी जाएगी। एक तो पहले जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मेरी आवाज़ बनने के लिए। दूसरा मैं बता दूं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इस अच्छा। खबर में कोई सदाकत नहीं है कि अच्छा। मुझे गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। और दूध की कीमतों के हवाले से जितना मीडिया तवज्जो दे रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अजनास की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी इतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। अजनास की कीमतें कंट्रोल होंगी तो दूध की कीमतें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। हम तो उस पर भी और बात दूध- करें शाकिर साहब, हम तो उस पर बात जी। भी करें, लेकिन आपसे तो हम दूध के वाले से बात ही करेंगे ना कि दूध की कीमत क्यों एकदम से इतने पर लग गए हैं। पहले क्या कहा जाता है जी, पेट्रोल की वजह से। जब आज से 5 महीने पहले पेट्रोल 100 रुपये लीटर में फरोख्त हो रहा था, तब दूध इतना महंगा नहीं था। अब दोबारा 100 रुपये लीटर में फरोख्त हो रहा है तो 125 से 120, ये तो वो बता रहे हैं जो मिल रहे हैं। 145 से 145 रुपये लीटर भी फरोख्त हो रहा है दूध। तो देखिए जी, दूध की कीमतों में उसके इनपुट्स का अमल है ना, दूध की कीमतें बढ़ने में। जाहिर सी बात है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ी है तो दूध की कीमतें बढ़ गई। और जाहिर सी बात है कि जब अजनास की कीमतें बढ़ी, गंडा क्वालिटी जो जानवर खाते हैं, तो ये कीमतें बढ़ी। तो मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप अजनास की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ARY न्यूज और दीगर चैनल्स इतनी ही तवज्जो दें, वफाकी गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वंडा क्वालिटी अजनास जो दूध की शाकिर गुर्जर पैदावार साहब, में ऐसी कौन सी जी। अजनास हैं जिसमें ऐसा इजाफा हो गया है जो पहले नहीं था? दूध अब से कुछ महीने पहले 116 रुपए, पेट्रोल 116 रुपए फी लीटर था, तब दूध 95 रुपए 94 रुपए सरकारी निर्ख पे फरोख्त हो रहा था। आज भी सरकारी निर्ख 94 रुपए 95 रुपए ही है, लेकिन आज दूध की कीमत आपने 120 कर दी। क्या भैंसों ने चारा ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, या चारे की कीमतें जो हैं वो कोई गायब हो गई हैं, या चारे की फसल को कोई नुकसान हो गया? जरा वो बताइएगा। अजनास की कीमतों से मुराद मेरी चारे की कीमत ही है जी, थोड़ा सा आप समझ लें। जी जी बताइएगा। चारा जो है, देखें आपने कहा कौन सा एक्सपोर्ट होता है, देखें चोकर एक्सपोर्ट होती है, भूसा एक्सपोर्ट होता है, अल्फाल्फा हे एक्सपोर्ट होता है। क्या और कीमत दीगर पड़ रही है तमाम आपको आजकल अजनास। चोकर की और भूसे की? चोकर जी गंदुम से ज्यादा महंगी है, गंदुम अच्छा। की कीमत से और ज्यादा ये महंगी इजाफा है कब हुआ है? ये दोबारा कहिए। ये इजाफा कब हुआ है चोकर की कीमत में? देखें जी, ये तो इजाफा हुआ कोई 3 माह 4 माह हो गए हैं और हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, कमिश्नर कराची को लिख रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। पिछले साल भी ऐसे तो ही गुर्जर हमने साहब, इजाफा किया। जो प्राइसें आज से 3-4 माह पहले बढ़ी हैं, उसके साइड इफेक्ट्स 4 महीने बाद आ रहे हैं। आपने 4 महीने बाद जो है पेट्रोल भी सस्ता हुआ था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि पहले पेट्रोल की कीमतों को आप लोग मुर्द इल्जाम ठहराते थे कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई के जो है। मामला थे, लॉकडाउन चल रहा था, हमने बढ़ाने की कोशिश की थी, पर अवामुन नास की मुश्किलात को देखते हुए कीमतें नहीं बढ़ाई उस टाइम गई आपने बढ़ाने की कोशिश क्यों की थी? उस वक्त तो दुनिया जहान में पेट्रोल की कीमत भी कम हो गई थी, हर चीज जो है वो उसकी प्राइस भी कम हो रही थी। तो उस वक्त पेट्रोल की कीमतों से मशरूत नहीं है दूध की कीमतें। दूध की कीमतें बराह रास्त देखें आप, चले आपने अच्छा किया आज आपने बात कर दी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हम इस पे आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमें तो पेट्रोल की कीमत की फिर आगे एक्सक्यूज दी जाती है।
नहीं नहीं जी, दूध की कीमतें देखें, इसका बराह रास्त ताल्लुक इनपुट से है। इनपुट्स की कीमतें जितनी बढ़ेंगी, दूध की कीमतें उतनी बढ़ेंगी, और ये आपको भी समझ लेना चाहिए। और वफाकी गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल कर सकती है। एक तो अजनास जो एक्सपोर्ट हो रही है, उनकी एक्सपोर्ट रोकती जाए, जो मलेशिया से है, दीगर ममालिक से डेयरी सेक्टर और पोल्ट्री सेक्टर के लिए अजनास इंपोर्ट हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं दीगर ममालिक से भी, तो दूध की कीमतें कम हो सकती हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि जी मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर अजनास का एक्सपोर्ट कर दिया मुझे एक जाना, बात बताइएगा उनका महंगा हो जाना, ये शाकिर बहुत साहब, मुझे जरूरी एक बात बताइएगा, इस सारे लॉकडाउन के दौरान हर चीज़ की कंजम्पशन कम हुई है, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो दीगर अजनास हो, उनकी कंजम्पशन में कमी आई है। क्या दूध की कंजम्पशन में भी कमी आई है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपने देखा पिछले दिनों दूध रोडों तो पे जब बकाया कंजम्पशन गया में कमी और आती लोग है, खुश होते यहाँ पे रहे। इसी सवाल से तो जुड़ा मैं, इसी आगे आपको मैं टाइम दूंगा। इसी अगर कंजम्पशन में कमी आ गई है तो जी। बड़ा आसान, डिमांड सप्लाई का कानून है, तो क्या ऑब्वियसली उसके हिसाब से कीमत कम नहीं हो जानी चाहिए? बहुत जरूरी है। आप ये समझ लें कि जब मार्केट ने अपने इख्तियार में दूध की कीमतें ले ली, तो दूध 15 रुपए लीटर से 90 रुपए लीटर फरोख्त हुआ। गवर्नमेंट को दूध की कीमतों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले करना चाहिए, दूध की कीमतों को आजाद कर देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि दूध की कीमत जब इनपुट तेजी आजाद है साहब, तो अगर आउटपुट को दूध भी की आजाद होना कीमतों को हमने चाहिए। आज़ाद कर दिया, तो अभी तो जहाँ पर फिक्स है 95 रुपए, वहाँ पे 95 मिल रही है, आज़ाद कर दिया तो फिर तो दूध 1000 रुपए में भी फरोख्त होने लग जाएगा। आप यही तो नहीं समझ रही जी। आप एक तो आप सर अहम समझा दें, हम एंकर्स तो हैं सब आप लोग। परेशान। आप ये समझ लें कि जी जब देखे ना, जब कोविड-19 के मामलात हुए, तलब कम हुई, रसद बढ़ गई, तो कीमतें कम हो गई ना। तो बहुत जरूरी है ये समझ लें कि जब कीमतें आजाद होगी, फार्मर को कीमतें पूरी तो मिलेंगी और इसका दूध की मतलब पैदावार है कि बढ़ेगी। ये जो अभी कीमतें बढ़ी हैं, ये कोई डिमांड सप्लाई के कानून के तहत नहीं बढ़ी, ये कोई बाकायदा, जैसे वो जिक्र किया जाता है कि जनाब एक माफिया है और ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं, कुछ ऐसे ही मैं समझ रहा हूँ? नहीं जी, देखें बात यह है, हमें कोई शौक नहीं है वायलेशन करने का। आप मेरी बात समझना नहीं चाह रहे। आपको आप ये समझा चाहिए दें। कि जब आपने कहा दूध की कंजप्शन कम हो गई, हाँ। कम हो गई, मैं आपको बता दूं दूध की पैदावार हमारे पास कम है, वो 2 महीने में हम पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। पर अब इस वक्त दूध की कीमतों में जो अवामिल कार फरमाए, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से दूध की कीमतें बढ़ी हैं जी। और आप ये कॉस्ट समझ ऑफ लें और प्रोडक्शन बढ़ गई है जनाब दूध की, लेकिन दूध की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। उसके बावजूद कराची के जो दूध फरोश हैं वो दूध की कीमतें बढ़ाने पे मुझसे। बहुत शुक्रिया जी। आखिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये मामला जो है अजीब व गरीब है, वाकई में समझ में ना आने वाला है। कौन सी ऐसी प्राइस है जो कि इतनी बढ़ गई है कि आपको पर लीटर 10 रुपए बढ़ाना और पड़ेगा? अभी वो कह रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल आज़ाद कर दें, बिल्कुल आज़ाद कर दें। मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रही शफात कि अब उन्होंने अजनास पे तमाम सा चीज़ें डाल दी हैं कि जी जो चारा इन्होंने खाना है, जो भूसा इन्होंने खाना है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी वजह से हमने दूध की प्राइसें बढ़ा दी हैं। तो आप पहले अजनास की कीमतें कम कराएं, फिर दूध की कीमत कम हो जाएगी। और ये अभी अगर पिछले ज़रा पेट्रोल जैसे बढ़ता है, दूध की प्राइस भी बढ़ने लग जाती, तो एग्जैक्टली समझ आ नहीं रही कि मैकेनिज्म है क्या क्राइटेरिया है कि दूध की प्राइसेस एकदम इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अभी इन्होंने अगर 120 कह दिया है, 95 में अगर 120 की फ़रोख्त हो रही थी, तो आप पूछते शफात 120 अगर मुतय्यन की गई तो 150 में दूध फ़रोख्त होगा। छोटी सी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। 4वीं सदी ईस्वी में कॉन्स्टेंटीन II ने एक चर्च बनवाया कॉन्स्टेंटिनोपल में, जिसका नाम था आया सोफिया। आसमानी बिजली गिरी, जल गया। फिर उसके बाद एक और शख्स आया, उसने मार्बल का आया सोफिया बनवाया, लेकिन वो भी फसादात में तबाह हो गया। जिसके बाद 6वीं सदी ईस्वी में ऑगस्टीन I ने अब रोमन मार्बल से ये इमारत तामीर की, जिसका नाम आया सोफिया ही रखा गया, और ये उस वक्त सबसे बड़ा चर्च था। बिल्कुल जी। और उसके बाद इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब इस्तांबुल की इस तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारत आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। ये इमारत टर्की की अहम तरीन सयाहती इमारतों में से एक है, जिसकी 1500 साल तारीख की वजह से टर्की के अंदर और बाहर कई लोगों के लिए मजहबी, रूहानी और सियासी अकीदत रखती है।
खुद रजब तैयब एर्दोगान साहब का भी इस हवाले से मौक़िफ़ बदलता रहा है। लास्ट ईयर जब एक तहरीक चली थी तो उन्होंने कहा कि जनाब पहले आप जो ब्लू मॉस्क है जिसके से चंद कदम के फासले पे है, पहले आप उसको तो नमाजियों से भर लें, उसके बाद आया सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात कीजिएगा। और इस पे जो मगरिब में जो रुझान है, इनफैक्ट पोप जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से जो उनको अफसोस का इजहार किया है, लेकिन जो मजहबी तबका मुसलमानों का भी वो भी कह रहे हैं कि जनाब जो इबादत गाहें हैं उनको खुसूसी हैसियत हासिल होती है, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये एक पॉपुलर अवामी फैसला, बिल्कुल जी पॉपुलर अवामी फैसला है। और शफात इस जगह की सबसे हसीन बात यही थी कि जब आप इसके अंदर एंट्री होते थे तो आपको तस्वीरें नज़र आती थी, आपको मालूम होता था कि यहाँ पे चर्च भी है, यहाँ पर अल्लाह पाक का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मुक़द्दस हस्तियों के नाम भी हैं। सो जितने भी लोग आते थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुसलमान हो, उन तमाम तर लोगों के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हैसियत रखती थी। लेकिन शफात अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो यहाँ पर मुसलसल कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी और वो देख सकते हैं कि जब वो तमाम तर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी तो एक तरह से उन्होंने अब जो ये है मस्जिद का ही जो रूप है यहाँ पर ले लिया है। आगे बढ़ते हैं जनाब और अब बात करते हैं ऑनलाइन अदालतों के हवाले से। ऑनलाइन अदालतें क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है हर शोबा मुतासर हो गया है और हर शोबे में काम महदूद हो गया है और ख़ास तौर पे ऐसे इलाके, ऐसे इदारे जहाँ पे लोगों का रश लगता है वहाँ कार्रवाई मुतासर हो रही है। बिल्कुल शफात, और इनमें से अदालतें भी एक हैं और अदालती कार्रवाइयाँ इस वबा की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हैं। सैकड़ों मुकदमे ऐसे हैं अदालत में जो कि ज़ेर इल्तमा हैं और जिनका फ़ैसला अभी आना बाकी है। ताहम कोरोना वायरस की वबा के ख़तरे के पेश नज़र ज़्यादातर अदालतें जो हैं वो बंद हो गई हैं और किसी किस्म के मुकदमात की पैरवी भी नहीं की जा रही। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम असगर एडवोकेट साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि आपने ऑनलाइन कोर्ट्स के हवाले से एक पिटीशन भी दायर की थी, क्या पेशरफ्त हुई इस पिटीशन के हवाले से अब तक? सर थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। पिटीशन जो है वो अप्रैल में फाइल की गई थी, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगा के वापस रिटर्न की थी। तो उसके बाद उसकी अपील फाइल की गई है, वो अभी पेंडिंग है, उस पर अभी कोई हियरिंग नहीं मिल पाई है। अच्छा, अब ये बताइएगा ये ऑनलाइन कोर्ट्स काम कैसे करेंगी, क्या तरीकाकार होगा? यूजुअली ये होता है कि जो शख्स लॉकअप में होता है उसको अगली सुबह अदालत पेश किया जाता है, तो क्या वो थाने से ही अदालत से कनेक्ट कर सकेगा? सर इसमें इस तरह है कि जो कैटेगरीज हैं केसेस की वो सिविल और क्रिमिनल नेचर की हैं, और जो ऑनलाइन कोर्ट्स के हवाले से बात की जाती है तो उसमें सिर्फ हियरिंग का पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर फाइलिंग ऑफ द केस जो है वो भी ऑनलाइन में आ जाती है, इशुएंस ऑफ नोटिस या कोई पार्टीज को एड्रेस करना है वो भी ऑनलाइन मैकेनिज्म में आ जाएगा, और हियरिंग जो लास्ट इशू है वो भी ऑफ कोर्स जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उसको ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। अब बात ये है कि क्रिमिनल केसेस में दो कैटेगरीज हैं, एक तो जिस तरह आपने खुद अर्ज किया कि कोई थाने में है और उसे अगले दिन पेशी के लिए कोर्ट में लाना है, तो वो एक ऐसा मैकेनिज्म है, उसके लिए अर्जेंट बेसिस पे इतना बड़ा मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे आपके थाने और बहुत सारे कोर्ट्स हैं वो एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो आपकी एक बड़ी तादाद प्रिजन्स में, सेंट्रल जेल में जैसे कराची में, मलीर में और दूसरी जेल में हजारों की तादाद में लोग जेलों के अंदर हैं और वो पिछले 4 महीने से वो कोर्ट नहीं आ सके क्योंकि वहां से अथॉरिटीज उनको कोर्ट नहीं आने दे रही इस बीमारी की वजह से, तो वहां पे ये इजीली इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और कोर्ट्स को वहां से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है, और उसी के अंदर जो है लॉयर्स को एक फैसिलिटेट करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं आसानी से। सही। अच्छा, अब ये एक चीज़ लास्ट में पूछना चाहूँगा, अभी अगर कोर्ट से रिज्यूम हो जाती है तो आपकी इस पिटीशन का क्या होगा? जस्ट 5 सेकंड दीजिएगा, 5 सेकंड जवाब दीजिएगा। सर इसका तो देखें ना, फ्यूचर कनेक्टेड है। हमने जो प्रेयर की थी कि इस पेंडेमिक के हवाले से अगर कोर्ट्स रिज्यूम भी हो जाती हैं तो इन फ्यूचर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये पुराने तौर पे काम करती रहेंगी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है गुलाम असगर एडवोकेट, जिन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है ऑनलाइन कोर्ट्स के हवाले से। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। के बाद
खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अगर आपको याद हो तो आज आपको बताते चलें कि आज 13 जुलाई है और 13 जुलाई यौम शोहदाए कश्मीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से ट्वीट भी सामने है, उस हवाले से भी आज शो में गुफ्तगू इस सेगमेंट में भी इंशाल्लाह जारी रहेगी। बिल्कुल जी, और इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं जो कि हमने आज शामिल करनी है। स्पेशली आज ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो बच्चे जो कि सुबह 8 बजे या 9 बजे से लेके फिर दोपहर 1-2 बजे तक बैठे रहते हैं, जिसमें उनको फिर 15 मिनट या फिर आधे घंटे का उनको रिसेस का टाइम मिलता है। वो बच्चे जो मुसलसल उनकी काफ़ी ज़्यादा आंखें एक्सपोज होती हैं स्क्रीन से, तो भाई उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ में जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ होंगे, हम टूरिज़्म के वाले से बात भी करेंगे क्योंकि आगे 2021 में काफ़ी ज़्यादा गोल्स हैं कि पाकिस्तान की टूरिज़्म को आगे बढ़ाना और आगे लेके जाना है। इस हवाले से बात करेंगे, जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं सयाहत के हवाले से। और सयाहत के फ़रोग़ के लिए अगले साल यानी कि 2021 में पाकिस्तान में टूरिज़्म फोरम 1000 से ज़ायद शुरका को बुलाएगा और उनकी आमद मुतवक्किल है। बिल्कुल जी, और इस फोरम का इनेकाद बेस्ट टूरिज़्म फोरम की जानिब से किया जा रहा है, टर्की बेस्ड टूरिज़्म फर्म की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें तरक्की पजीर ममालिक के ग्रुप G8 जिसमें टर्की भी शामिल है कि वज़रा सयाह के लिए दिलचस्पी रखते हैं। और एक तरफ जहां शिमाली इलाका जात की खूबसूरती को दुनिया भर के सयाहों के लिए इसके लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश जगह करार दिया जा रहा है, वहीं इस फोरम में मजहबी सयाहत को भी ख़ास अहमियत हासिल होगी। जी जनाब, क्योंकि सिखों का सबसे मुक़द्दस मजहबी मकाम पाकिस्तान में है। हिंदू मज़हब की बात की जाए तो उनका तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम पाकिस्तान में और दीगर कई मकामात भी हैं। और इसी तरह बुद्ध मत की बात की जाए तो उनका भी तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम पाकिस्तान में है। लिहाजा हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तमाम मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान में आने में दिलचस्पी रखते हैं अगर सहूलियात प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल शफात, और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मुआवने खुसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी और चेयरमैन पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जुल्फ़िकार बुखारी साहब, जिनको हम बाखबर सवेरा में शामिल गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब, आपको हम वेलकम कहेंगे बाखबर सवेरा में। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम 2021 का जो खाका है वो क्या है? देखें, पहले तो वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम एक चीज़ है और जो D8 समिट है वो एक दूसरी चीज़ है। जी जी। वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम में उसके मौक़िफ़ ये हैं कि वो आएँ। टूरिज़्म को 1000 लोग हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स भी शामिल हैं, टॉप कंपनीज़ के CEOs और चेयरमैन शामिल हैं, और 3 दिन का वो एक कॉन्फ्रेंस करें और 2 दिन वो लगाएं पाकिस्तान देखते हुए, और फिर पाकिस्तान का काम है कि फिजिबिलिटीज़ बनाना वगैरह। तो वो उसका मेन मौक़िफ़ है कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, टूरिज़्म की इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, और फिर लॉन्ग टर्म उसके गोल्स हैं कि उसके साथ आपकी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती हुई जाए। और ये नहीं कि एक दफ़ा समिट हो गया तो दैट्स इट, उसके बाद 6 महीने वो कंसल्टेंसी करते रहते हैं, तो आपकी मदद करेंगे हर फिजिबिलिटी में, वायबिलिटी में जो आप बनाएंगे मुल्क के लिए। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होता है जहाँ आपके सारे होटल्स के टॉप ब्रांड्स के मालिक एक ही जगह पे जमा होके उनको एक मौका मिलता है कि हमारी फिजिबिलिटीज़ देखें, इलाके देखें, हमारे खूबसूरत किस्म की डाइवर्सिटी देखें टूरिज़्म के अंदर। अच्छा, अब रिलीजियस टूरिज़्म के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। हमने करतारपुर देखा, सेलिब्रेट किया गया, हमने भी उस हवाले से बात की और हमने देखा भी कि बड़े विद पॉम्प एंड ज़ील लोग आए यहाँ पे, उन्होंने सेलिब्रेट किया यहाँ पे करतारपुर आने को। लेकिन इसी तरह कटास राज है, वो हिंदू मज़हब के लिए एक बड़ा मुक़द्दस मकाम है। इसी तरह सखर में, बलूचिस्तान में ऐसे मकामात हैं जो कि हिंदू मज़हब में बड़े अहमियत के हामिल हैं। उस हवाले से क्या किया जा रहा है? उनको भी इंशाल्लाह हम रिवाइव कर रहे हैं। जहाँ हम सेकंड फेज़ पे जो मेन मेरा फोकस है वो है हमारा जो बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म शुरू होता है स्वात से लेके यहाँ टेक्सला पंजाब तक आके ऑल द वे थ्रू टू आज़ाद कश्मीर। तो इसमें आपको वो जो ट्रेल जो हमने बनाई है वो एक बहुत खूबसूरत सी ट्रेल है जहाँ काफ़ी आपके स्टूपर्स भी हैं, मोनेस्ट्रीज़ भी हैं, जहाँ बुद्धाज़ आके पूरे पाकिस्तान का टूर भी कर सकते हैं बाहर से। तो ये ट्रेल बनाना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। इसमें ज़ाहिरी बात है हिंदू टेम्पल्स वगैरह जो आपने मेंशन किए हैं, स्पेशली सिंध के इलाकों में, और हमारे जो सूफ़ी
श्राइन्स हैं, सेंट्स हैं, वलियोलाज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी रिवाइव करना। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि रिलीजियस टूरिज्म को हमें रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने देखा कि सिख यात्री बहुत ज़्यादा इस तरह से जो हिंदुइज्म से जो बुद्ध मत के लोग हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल टूरिज्म के हवाले से बात होगी। ये बताएगा कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग जब टूरिज्म के लिए जाते थे तो PTDC का जो नाम था वो काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था, और आपने एक बयान में कहा है कि नुकसान में चलने वाले इदारे PTDC 1 साल के अंदर ये मुनाफे में भी आएगा। ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए मदीहा, जो हमने एक बोल्ड स्टेप लिया है कि PTDC के ऑपरेशंस हमने बंद कर दिए थे। एंड प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि सब ये समझें कि कभी भी गवर्नमेंट के इदारे का काम नहीं होता कि वो एक ऑपरेटर बने, कंपेटिटर बने प्राइवेट मार्केट के साथ, क्योंकि वो कभी कम्पीट ही नहीं कर सकता प्राइवेट मार्केट के साथ। लोग PTDC के मोटेल्स पे जाते थे, लोकेशंस उनकी सबसे अच्छी थी, हालत उनकी सबसे ख़राब थी, और वो कभी ग्रो ही नहीं कर सके, बेहतर भी नहीं हो सके। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम सबको एक गोल्डन हैंडशेक करके ले ऑफ करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को। कुछ 32 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बनी हुई हैं, उनको हम अब उनके अलग अब जिस सूबे में है, चाहे KPK हो, पंजाब हो, सिंध हो, उनको देंगे, और 30 to 33 ईयर लीसेस पे आप इनको लीज़ करेंगे प्राइवेट मार्केट के अंदर। तो जो टॉप ऑपरेटर्स होते हैं वो आके 30 साल की लीज़ ख़रीदें और उस प्रॉपर्टी के ऊपर डेवलपमेंट करें। जब हम ये 3-5 साल के ठेके दे देते हैं तो जो ऑपरेटर होता है जिसने लीज ली हुई हो वो तो बाथरूम भी नहीं ठीक कराता। इस तरीके से वो बेडरूम ज़्यादा बनाएगा, उसकी लैंडस्केपिंग एक पूरा एक रिजॉर्ट बनाएगा। तो मतलब है कि अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के पास 32 नए 3 to 4 स्टार होटल्स बनेंगे जस्ट थ्रू PTDC अलोन। अच्छा, अब जुल्फी ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। मुझे ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो अपनी पहली तकरीर की थी तो उन्होंने कहा था कि जी हम नए टूरिस्ट स्पॉट्स बनाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में गिनती के चंद स्पॉट्स हैं और जब भी कोई ऐसा नेशनल हॉलीडे आता है तो उन स्पॉट्स पे लाखों लोगों का रश लग जाता है। नए स्पॉट्स ढूंढने के हवाले से क्या पेशरफ्त है और क्या करने जा रहे हैं आप नॉर्दर्न एरियाज़ में? देखिए, नॉर्दर्न एरियाज़ में मेन चीज़ ये है कि नए स्पॉट्स स्पेशली जब आतिफ खान साहब थे उनने भी आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन जब आप एक ज़मीन देखते हैं, कोई इलाका देखते हैं, आप पालिस भी मैं PM साहब के साथ भी गया था, गलियात में कई नए स्पॉट्स हैं, उनको जब आप आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसके अंदर कुछ 20 डिफरेंट अदारे आ जाते हैं। अच्छा। और वो पूरा एक रेड टेपिज्म हो जाता है कि उसके साथ क्या करना है। इसलिए KPK में एक डेवलपर, एक टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है। इस अथॉरिटी के अंदर जोन्स होंगे, टूरिज्म के जोन्स होंगे, और सारे जो इदारे हैं आपकी पुलिसिंग, फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट, बिल्डिंग डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, सारी इस टूरिज्म अथॉरिटी के अंदर अंडर वन रूल, वन विंडो ऑपरेशन के अंदर आ जाएंगे। कि जब एक ऑपरेटर को आना हो तो उसके लिए बड़ी आसानी होगी, हम एयर मार्क कर देंगे जगह जो वो लीज़ कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, और फिर उनको बड़ी आसानी होगी। वरना आपको पता है कि यहाँ 50-50 NOCs लगते हैं सिर्फ एक जगह के ऊपर। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग को आसानी हो इन्वेस्टमेंट में, टूरिज़्म में। अच्छा, बुखारी साहब ये बताइएगा कि जो सवात, नारान, कागान, ये वो तमाम तर इलाके हैं जहाँ पर इन समर वेकेशंस में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म होती है। लोग यहाँ पर जाते हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी सारी कमाई ही इन्हीं कुछ महीनों में होती है। वो इन्हीं महीनों में जितने उन्होंने कमाई करनी होती है वो करते हैं। अभी क्योंकि टूरिज़्म बंद है वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने भी ठेकों पर जगह ली हुई है और उनकी तमाम तर जो पूरे साल की जो रोज़ी है वो इन्हीं कुछ महीनों पर डिपेंड करती है। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या कुछ किया जा रहा है? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मसला ये है, लेकिन ये दुनिया भर में टूरिज़्म हिट हुई है, सिर्फ पाकिस्तान अकेले नहीं है इसमें। हमने कुछ 3-4 हफ्ते पहले पूरे SOPs बना के, गाइडलाइंस, SOPs की एक बुकलेट बना के, गाइडलाइंस की एक बुकलेट बना के, बल्कि KPK में तो उनके असेंबली से भी पास हो गए, वो सबसे अग्रीएबल करके हमने ये SOPs और गाइडलाइंस बनाए थे कि हम टूरिज़्म खोलेंगे। लेकिन क्योंकि NCOC से भी इंडिकेशंस आई थी कि जुलाई बड़ा मुश्किल महीना है हमारे लिए, और उस कर्व को टैकल करना जुलाई के महीने में एक हमारा बहुत बड़ा टास्क होगा। तो उस वक्त अगर जुलाई में हम टूरिज़्म खोल देते तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। ऊपर से ईद भी आ रही है और हमें सीखना है कि ईद पे, जैसे आपने बोला कि सबसे पहले लोग बाहर जाते हैं, हमें
मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, हमें बाहर की टूरिज़्म की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 220 मिलियन की आपकी पॉपुलेशन है जो टूरिज़्म को बड़ा पसंद करती है पाकिस्तान में, और 10 मिलियन आपकी ओवरसीज़ की डायस्पोरा है। लेकिन जब ईद के दिनों में अगर हम अभी टूरिज़्म अभी खोल दें तो होगा ये कि SOPs फॉलो नहीं होंगे, वायलेट होंगे, आप जितनी एडमिनिस्ट्रेशन करा लें। तो हमारी अभी ये है कि जो ही ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी, थोड़ा सा क्राउड कम होगा, तो हम इंशाल्लाह टूरिज़्म को खोलने की तरफ उसके बाद रिज्यूम कर दिया जाएगा। बड़ा अहम ऐलान आपने किया है, बहुत शुक्रिया जुल्फी बख्श। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज पे फोकस हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज पे भी फोकस हो। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं जनाब। बात एक बात उन्होंने बिल्कुल सही की है कि जैसे बाद में डॉक्टर्स बार बार बात कर रहे थे कि जो जुलाई है वहाँ पे पीक आनी है, खुद गवर्नमेंट पाकिस्तान के जाने से भी स्टेटमेंट्स आते थे। तो वाकई अगर इस महीने में खोल दी जाती टूरिज़्म, तो जहाँ पर हम अभी बात करें कि जी ज़्यादा लोग इकट्ठे मत हों, अभी मेल मिलाप में भी ज़रा एहतियात करें, तो इससे जो टूरिज़्म है, अभी हम अब तक कराची की अगर ज़रा बात करें तो जब मौसम अच्छा होता है तो हम देखते हैं जी फेयर हॉल पर लोग बैठे हुए हैं, कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहे होते, फैमिली साथ बैठी थी, सुबह सुबह पिकनिक बना रही थे, बैठ के नाश्ता भी कर रही थी, जो कि अभी इनके लिए इतना सेफ नहीं है। लेकिन अब ये तो वाकई देखना पड़ेगा कि SOPs पे अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से। आज जैसे यौम शोहदाए कश्मीर है, उस हवाले पे से भी ज़रा बात करते चलें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पे आज का जो दिन है 13 जुलाई, इस हवाले से आपको बताते चले, इस आज के दिन में ही फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें कर रहा है, अब पाकिस्तान की मौसर पॉलिसियों की बदौलत उस तासुर को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। बिल्कुल जी, शफात और आलमी सतह पर इमरान खान की मकबूलियत का एतराफ़ भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने सफारती महाज पर इमरान खान की कामयाबियों की वीडियो भी जारी कर दी गई, और इस वीडियो में मोदी की साजिशें नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म की काविशों का अहाता किया गया है। और जैसे कि आपको पता है कि आज 13 जुलाई है और आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और आज़ादी कश्मीर के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने के अज़म की तजदीद के साथ मना रहे हैं। तो जनाब, आज की हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया आपके साथ शेयर। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन शहरियार खान आफरीदी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार आफरीदी साहब आज के दिन हमें वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा कि आज का दिन कश्मीर की जदोजहद आज़ादी के हवाले से बड़ी मुनफरिद अहमियत का हामिल है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शफ़ात। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानी तारीख़ का जब हम मुताला करें तो 174 साल हो गए 1846 के जब कॉलोनिस्ट ने कश्मीर का सौदा किया और डोगरास के हवाले किया और किस लेवल पर कश्मीरियों की तज़हीक उस वक्त की गई कि उसकी वैल्यू कीमत क्या लगाई गई। फिर तमाम डोगरस के ख़िलाफ़ तमाम वो लोग, चाहे वो तिब्बतन्स थे, चाहे वो लद्दाख के थे, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीरी, सब सरापा एहतजाज हुए और एहतजाज ऐसे लेवल पे पहुंचा कि उनकी हर जगह ना सिर्फ जगह साई हुई बल्कि एक मैसेज ये कन्वे हुआ कि ये जुल्म और बर्बरियत ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सलाम है उन माओं को, सलाम है उन वालिदैन को, उन जवानों को कि 174 साल से ये लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन वो कुव्वतें जो दुनिया में की स्टेक होल्डर्स बने बैठे हैं वो खामोश तमाशाई हैं। फिर 1931 यानी क्या कमिटमेंट है कि आज़ान मुकम्मल होने में 22 लोग शहीद होते हैं और निहत्ते हैं। जंग में तो आपके पास असला होता है, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, तो निहत्ते मासूम। उस की सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीरीज़ ने एक मैसेज 1846 से लेकर आज तक तमाम कुव्वतों को ये दिया कि ना आप उनको डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं, ना उनकी इज्जत नफ्स को मजरू कर सकते हैं। और आज इसका अलम जिस तरह पाकिस्तान ने उठाया, अक़वाम आलम अंडर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो उनके एम्बेसडर बने हैं, दुनिया के कोने कोने में आज ग्लोबल की स्टेक होल्डर्स, खासकर मूवर्स एंड शेकर्स दुनिया के, वो चाहे वो अखबारात हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
इवन यूनिवर्सिटीज में डिबेट होनी शुरू हुई है। तो मैं आज आपको आज के दिन के हवाले से ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का मोदी एक्सपोज हो रहा है, और कितना नादान है ये मोदी कि ये भूलता जा रहा है कि माएँ फख्र करती हैं कि मैं शहीद की माँ हूँ। वो कितना नादान है कि ये बिल्कुल उसके समझ से बालातर है कि वो तमाम इंसानियत की जिंदगियों से खेल रहा है। क्योंकि इस रीजन में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान वी आर एट अ ड्रैगन स्टोन और न्यूक्लियर एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज हैं। तो इस खित्ते का नहीं, बल्कि अगर हम रूस को भी इस खित्ते में शामिल करें तो आधी से ज्यादा आबादी इस खित्ते में आबाद है। तो मेरे ख्याल में जितना भी अब आजकल एक चीज जिसको बड़ा हिंदुस्तान ने प्रोएक्टिवली यूज किया था कि वो अपनी मकारियां और अपने फरेब को एक दूसरी शक्ल में अक़वाम आलम के सामने रख रहा था। लेकिन ये मकारी और फरेब जो है शहरयार साहब, ये दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। 5 अगस्त 2019 में जो जबरी कर्फ्यू नाफिज किया गया था कश्मीर में, अब उस कर्फ्यू को 11 माह से ज़ायद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की है, हर जगह जाके कश्मीरियों के हक़ के हवाले से बात की, जो जुल्मों सितम उन पर ढाए जा रहे हैं उसको हर जगह पे हम हाईलाइट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी एक्नॉलेजमेंट उतनी हो रही है और उसके समरात नजर आना शुरू हो गए हैं आपको? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो। यानी कश्मीरी 5 अगस्त के बाद जो उनकी कमिटमेंट है, आज तक उन्होंने एक पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस मैसेज दुनिया को दिया कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब जो उनका प्लेबिसिट का यूएन का वादा है 1948 के रेजोल्यूशन के मुताबिक, उस पर आज तक वो कमिटेड हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली, हजारों की तादाद में जवान जेलों में हैं, औरतों को भी अरेस्ट करना, उनकी असमतों से खेलना, वो बच्चे भी, मासूम बच्चों बुजुर्गों का तो छोड़ें। मैं सिर्फ आज एक हैरान इसलिए हूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में अभी रिसेंटली सड़क पे उसको मार दिया गया और उसका रिस्पॉन्स देखा दुनिया। बदकिस्मती से एक तरफ तो दुनिया के की स्टेक होल्डर्स हमें ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 नुकाती एजेंडा, ह्यूमन राइट्स और पता नहीं ह्यूमन चार्टर की बात करते हैं। दूसरी तरफ 174 साल जो बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं उस पर, लेकिन हमने अभी अहद किया हुआ है कि जितने भी की फोरम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने हर लेवल पे जिस तरह इसको लीड किया, जनरल असेंबली में, और फिर इतने अरसे बाद आज दुनिया की, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूरोप है, प्रॉस्परस वर्ल्ड है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस चीज़ का नोटिस लिया। अब यूएन की रीसेंट रिपोर्ट जो आई है, देखिए मोमेंटम बनता जा रहा है। बदकिस्मती से कोविड की वजह से थोड़ा सा काम सुस्त ज़रूर हुआ है, लेकिन लेट मी अश्योर यू कि ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा, कश्मीरी डायस्पोरा, इतना वो दिन रात सलाम है उनकी अजमतों को, इतनी इफेक्टिव तरीके से। और आजकल जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया का जो दौर है, उसमें अब यंग जो एक्टिविस्ट हैं, लिटरेट कम्युनिटी जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो दुनिया को अब असल शक्ल और हकीकत मोदी और वो मकरू चेहरा जिसने इंसानियत की तजलील की है और इंसानियत के दर पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल मोदी का चेहरा सर पूरी दुनिया में बेनकाब किया जा रहा है। लेकिन शहरयार साहब, अब एक बड़ा अहम मामला है 28 जून को जो सामने आया है, जहां पे 10,000 इंडियंस को, मेनलैंड इंडियंस को कश्मीरी डोमिसाइल के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है और एक इंडियन को, मेनलैंड इंडियन को कश्मीरी डोमिसाइल दे भी दिया गया है। डेमोग्राफिक फ्लडिंग की जा रही है अब कश्मीर के अंदर मेनलैंड इंडियंस की। इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं और आप कश्मीर कमेटी के प्लेटफॉर्म से इसके हवाले से क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कश्मीर कमेटी में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की यूनाइटेड हैं। दे 100% एग्री विद द ओवरऑल अप्रोच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और इस गवर्नमेंट की। और इससे बढ़कर ये कि हम कॉन्टिन्यूसली इन कॉन्टेक्ट हैं विद ऑल द की स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द ग्लोब। कश्मीर कमेटी अपने डोमेन में आउट ऑफ द वे जाके रीच आउट कर रही है और वो तमाम रोल प्ले कर रही है जो कि कश्मीर कमेटी को करना चाहिए, और इसमें जिद्दत और तेजी आ रही है। जहाँ तक बात है डोमिसाइल एक्ट, देखें ये जो नेतन्याहू का जो इनिशिएटिव था वेस्टर्न बैंक में, इसराइल में, उसके रेप्लिका को हिंदुस्तान, क्योंकि आर्किटेक्ट अगेन नेतन्याहू है, देखें कितने ही बंदे वो लेके क्यों ना आए, कितने वो गिमिक्री क्यों ना कर लें, लेकिन एक चीज है
कश्मीरीज आर कमिटेड, कश्मीरीज आर कमिटेड, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख कश्मीरियों की जिंदगियों का सवाल है इनसाइड इंडिया। और सबसे बढ़कर ये कि 20 करोड़ वो मुसलमान जो आज तमाम वो ड्रैकोनियन पॉलिसीज की वजह से, वो चाहे वो 35A या 370 और फिर ये डोमिसाइल एक्ट, देखें वी नीड टू रीच आउट टू ऑल द कंसर्न्ड की स्टेक होल्डर्स। और जो हम कर रहे हैं, असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है। रिसेंटली पर्शियन गल्फ में, इवन कुवैत में और अरब वर्ल्ड में एक परसेप्शन बदल रही है, यूरोप में बदल रही है, दुनिया में एक चीज डेवलप हो रही है बड़ी तेजी से कि एक बड़ी जमहूरियत होना और एक दूसरी बड़ी मार्केट होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसानियत की तजलील करते रहें और बुलडोज करते रहें। ह्यूमन राइट्स को जिस तरह बुली और ह्यूमिलिएट किया जा रहा है हिंदुस्तान में, अब आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, और खासकर वो तंजीमें, ह्यूमन राइट तंजीमें अक्रॉस द ग्लोब। कश्मीर में हो और रहे फिर हैं हम ये कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं, ये साल से हो रहे हैं, दिहाइयों से हो रहे हैं, और ये कोई आज़ादी की सिर्फ तहरीक नहीं है, बल्कि किस तरीके से जालिम के आगे डट जाना है ये कश्मीरियों ने करके दिखा दिया है। ये बहुत बड़ी तहरीक है। बहुत शुक्रिया जी शहर अफीज़ साहब हमारे साथ हैं। वही वाली बात कि जो मैसेज जो मुसलसल कश्मीरी जो बड़े पुरम तरीके से निहत्ते कश्मीरी में दे रहे हैं, अब देखना ये कि क्या पूरी दुनिया में वो मैसेज लोग रिसीव भी कर रहे हैं, जो मुसलसल कश्मीरी जिस मैसेज को देने के लिए अपना खून भी बहा रहे हैं। एक अहम खबर यहाँ शामिल करते चलें। वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के 22 बेटों को सलाम पेश करता हूँ। 22 अफराद की हिम्मत ने 1931 में जद्दोजहद खुद इरादियत को फिर से ज़िंदा किया। हक़ के खुद इरादियत के लिए आज भी जद्दोजहद जारी है। कोई काबिज़ बहादुर कश्मीरियों के जज्बे को दबा नहीं सकता, कहना है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का। और आज के दिन की मुनासबत से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी ट्वीट किया जिसमें उनका कहना है कि कश्मीरी दिहाइयों से भारतीय साम्राज्य से आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी इस ट्वीट में कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरियों की शहादत हमें इनकी जद्दोजहद के साथ मज़ीद जोड़े रखेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट के हवाले से। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और इंग्लिश कंडीशंस में मजबूत इंग्लैंड को ढेर करने का चैलेंज लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भरपूर तैयारियां कर रही है। ये तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जारी है सारी हैं। वुस्टर में कौमी टीम के 2 रोज़ा इंटर स्क्वाड मैच का आज दूसरा रोज़ भी है। पहले रोज़ पीसीबी ग्रीन ने 8 विकेट पर 313 रन बनाए। बाबर आजम ने जो है तकरीबन 82 पे वो नॉट आउट रहे। आबिद अली 71 और मोहम्मद रिजवान तक ने 47 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम ने वुस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलना है, जिसके लिए स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी जो आपस में फ़िलहाल मैच कर रहे हैं। कल अलबत्ता साउथहैम्पटन में एक बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने में आया वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान। वेस्ट इंडीज़ को आखिरी दिन 200 रन चाहिए थे, लेकिन बड़ी जल्दी जो है ना वो उनकी विकेटें गिर गई। एनीवे उस हवाले से भी बात करेंगे, मगर आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक और फ़ख्र पाकिस्तान से। एक ऐसा बंदा पाकिस्तान का बैच पहनता है, पाकिस्तान का कोट पहनता है और उसके बाद वो फाइट के लिए जब रिंग में आता है तो फिर मुखालिफिन के डुम 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 हो जाते हैं। एग्जैक्टली जी, मुखालिफिन की तो बेजा ही करा देते हैं। ताल्लुक इनका बलूचिस्तान से और प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम की हम बात करें, जो कि सितंबर में दोबारा रिंग में उतरने को हदफ उन्होंने बना लिया है। FBI रैंकिंग के मुताबिक मोहम्मद वसीम फ्लाईवेट गोल्ड बेल्ट फाइट के मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं। और वसीम कहते हैं कि IBF रैंकिंग की टॉप 2 पोजीशन खाली है। फिलिपाइनी बॉक्सर जेसन मामा मेरा मुकाबला नहीं करना चाहते, जबकि WBO के नंबर 1 गैम्बल को वो हरा चुके हैं। जनाब दिसंबर में इनकी लास्ट फाइट हुई थी दुबई में उस मैक्सिको के लोपेस के खिलाफ, और अब सितंबर में ये फाइट करने वाले हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद तकरीबन 9 महीने का वक्फा आ रहा है और आपको ख़वातीन और हज़रात मिलवाते हैं पाकिस्तान के मारूफ प्रोफेशनल बॉक्सर जनाब मोहम्मद वसीम हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? मैं ठीक, आप ठीक ठाक है, मज़े में है। 9 महीने हो गए, रिंग में नहीं उतरे, अब क्या अंदाज़ा है, क्या कैसा लग रहा है कि जी सितंबर में आऊँगा तो क्या होगा?
इंशाल्लाह अब ट्रेनिंग के लिए जाना है मैंने ग्लासगो कैंप ज्वाइन करनी है। अच्छा, तो इंशाल्लाह कैंप के बाद जीत के आएंगे, हमेशा जीत के आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे अभी तक वसीम साहब कितने आपके रिंग में कितने मुकाबले हो चुके हैं जिनसे आपने कितने जीते हैं? मेरे 11th फाइट्स है, एक वर्ल्ड टाइटल मेरा लॉस्ट है, लेकिन वो भी डिसीजन सही नहीं थी, वो मैं जीता था। नहीं, वो वाकई हमने उस वाले से बात भी की थी जब ये डिसीजन आया था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। चलो थोड़ा सा चलते हैं आपकी प्रीवियस फाइट के बारे में, जो आपकी लास्ट फाइट हुई थी उस वक्त से लेके अब तक आप टोटल जो है ना, अब ज़ाहिर कोई इतनी बड़ी फाइट तो हुई नहीं है, कैसे ट्रेन कर रहे हैं खुद को, कैसे अपना मोमेंटम जो है ना आपने बरकरार रखा? मेरी फ़ाइट थी मार्च 28 को कज़ाकिस्तान में, और लॉकडाउन की वजह से मैं नेशनल कैंप में था वहाँ पे स्कॉटलैंड में, तो काफ़ी अर्सा मैं वहाँ पे दुबई में फंसा लॉकडाउन में ट्रेनिंग कैंप में। कुछ 2-3 वीक्स के लिए हम ट्रेन कर रहे थे दुबई में। अच्छा। तो हमारी पूरी टीम थी स्कॉटलैंड के, जो लड़के थे हमारे साथ, जो हमारे दोस्त थे सारे, तो हम वहाँ पे काफ़ी फंसे हैं, ट्रेनिंग भी की वहाँ पे। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया वीज़ा लेने के लिए कज़ाकिस्तान का, तो प्रॉपर ही लॉकडाउन हो गया था पूरी दुनिया में। उस पूरी दुनिया ज़्यादा बंद हो गई थी। बस उसके बाद फिर हम भी घर। तो आपको लगता है कि ये मतलब लोग जो हैं उन्होंने वाकई लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से जो है ना वो लॉकडाउन किया, या आपसे डर के उन्होंने कहा यार चलो फाइट बंद कर दो? नहीं, आई थिंक ये सब कोविड की वजह से हुआ है, और सिर्फ मेरी फाइट नहीं थी, काफ़ी लड़के थे उसमें इवेंट्स में। अच्छा वसीम साहब, ये बताइएगा आप आउट ऑफ प्रैक्टिस भी, आई एम श्योर, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड है और ऐसी चीज़ें जो अगर मैच नहीं भी हो रहे तो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन ये तो वो सूरत हाल है जिसमें आप कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस रिंग भी नहीं कर सकते, तो इसमें आपने अपना भी ख्याल कैसे रखा और अपने आप को इन्फॉर्म भी कैसे रखा? नहीं, मैं तो ट्रेनिंग करता रहता हूँ। मैंने अपने घर में एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है जिसमें मैं जाके प्रॉपर ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है उसमें आपको 100% फिट रहना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सुबह मैं रनिंग भी मेरी होती थी 10K, तो मतलब अब मैंने अपनी फ़िटनेस सही रखी थी, मेरी डाइट भी काफ़ी ठीक है। तो न्यूट्रिशन वहीं से खाना वगैरह सब कुछ बेचता है वो मुझे व्हाट्सएप पे, तो सब कुछ हम देख के करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल फाइटर है और इतने बड़े मैनेजमेंट के साथ साइन हूँ, तो काफ़ी लुक आफ्टर करते हैं वो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये अभी आप जो फ्लाईवेट गोल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं सितंबर में, को आपको अंदाज़ा है किसके साथ आपका मुकाबला हो सकता है, कौन होगा? अंदाज़ा डिसाइड नहीं है, लेकिन अंदाज़ा मुझे ये है कि 2 वर्ल्ड चैम्पियंस, एक IBF के, एक WBA के, तो IBF वाला खेलना नहीं चाहता, WBA वाला आई थिंक वो करना चाहता है। खेलना चाहते वैसे, जैसे मोहम्मद साहब, क्या प्रॉब्लम है? फाइट इसलिए करना नहीं चाहते क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसको बीट की थी ना प्रॉपर, तो इसलिए उसको पता है कि इस बार तो उसके ट्रेनर को भी ये पता है कि इस बार तो ये नॉकआउट ही होगा। पिछले बार उसको वाला हाल होगा। हाँ, लास्ट टाइम मैंने उसको 2 नॉकडाउन्स हुए थे, 11th राउंड में एक 12th राउंड में, तो डिसीजन मेरे खिलाफ है, लेकिन फाइट में जीता था 100%। मुझे ये बात बताइए, आपकी लास्ट फाइट आपने कैरिगन लोपेस के खिलाफ खेली, तो 10-1 राइट? जी 10-1 आप जीते थे, और ये कौन से राउंड में फैसला हुआ था? ये 8th राउंड में। 8th राउंड में फैसला हुआ था। आपकी पिछले 5 मेरे ख्याल में विक्ट्रीज हैं और 1 लूज है। नहीं, मेरे 11 फाइट्स है, 10 विक्ट्रीज है मेरे। 10 विक्ट्रीज हैं, दैट्स इनक्रेडिबल। तो अब सितंबर के लिए आपको क्या लग रहा है? आपको आर यू ऑन हायर ग्राउंड? आपको लग रहा है कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2016 से लेके 2019 तक वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 2 पे रहा हूँ, और 3 इयर्स मैं WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल में नंबर 1 पे रहा हूँ, और IBF में 2 साल नंबर 1 पे रहा हूँ, अब नंबर 4-3 पर हूँ वर्ल्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी दफ़ा नाक डैमेज हुई है, कितनी दफ़ा फेस डिफॉर्म हुआ है, कितनी दफ़ा बोम? ये मेरे सारे कट्स हैं। अच्छा। और पूरे मतलब पूरे दुनिया में बहुत फाइटर्स हैं जो बहुत कम फाइट्स में वो ऊपर जाते हैं। मैं वन ऑफ द हिस्ट्री में वर्ल्ड बॉक्सिंग में एक हिस्ट्री में मेरा नाम भी है, जो 4th फाइट में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC सिल्वर फ्लाईवेट चैंपियन बना था 4th फाइट में। ये अनबिलीवेबल है। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा वसीम साहब, ये बताइए, मतलब माशाल्लाह से बहुत सारे नौजवान लोग जो कि आपको देखते रहे और वो भी चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से बॉक्सिंग की करियर में आए, फिर प्रोफेशन को अपनाएं, तो क्या ये फुल टाइम प्रोफेशन है कि बस आपने प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ इसी में जुट जाना है, या फिर बाकी इसको एज अ पार्ट टाइम भी शौक लेके चल सकते हैं? नहीं, प्रॉपर अगर आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम देना होता है बॉक्सिंग में।
तो आपको स्पारिंग भी करनी पड़ती है, आपको रनिंग भी करनी पड़ती है, आपको दिन में डाइट। कितने घंटे आपके लग जाते होंगे? मेरी अगर मैं नेशनल मतलब मैं अपने कैंप में जाता हूँ स्कॉटलैंड में, तो मुझे 6 आवर्स पर डे मतलब मुझे ट्रेनिंग होती है। एक सेशन 3 घंटे का होता है। 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं आप रोजाना जी पर डे? ओके फाइन, वेल दैट्स इनक्रेडिबल। लेकिन अच्छा चले, कौमी क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड में है जी, उन्होंने 3 टेस्ट खेलने हैं, 3 T20 खेलने हैं। आप क्या उनको कोई ज़रा गुड लक कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, तो ज़रूर मैं तो काफ़ी खुश होता हूँ। मैं जब इंग्लैंड होता हूँ तो उनके मैचेस में जाता आता हूँ। तो गुड लक मेरी तरफ से, अल्लाह इनको जिताए। अल्लाह करे जिताए। तो पर्सनल क्या ज़रा उनको विश कर दें, कैमरे में देख के उनको कह दें, वो शायद आपको इस वक्त देख भी रहे हो। जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड आई एम हैप्पी यू गाइस कम बाय विक्ट्रीज इंशाल्लाह। विक्ट्री के साथ आप लोग आए, हम आप सबके लिए हम लोग दुआएं करेंगे। दैट्स इनक्रेडिबल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मोहम्मद वसीम ख़वातीन हज़रात साथ मौजूद थे। अपनी 11 फाइट्स इन्होंने खेली हैं, 11 में से सिर्फ 1 फाइट लूज हुई और 4 फाइट में यूज वर्ल्ड चैंपियन। वो भी गलत फैसला था, ऑब्वियसली गलत फैसला। खैर जनाब, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, छोटा सा बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप तमाम तो लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पड़ी हैं बंद, लेकिन जो तालीमी सिलसिला है बच्चों का ये रुका नहीं है और बच्चों की हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस में अब पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बच्चों का जो स्क्रीन एक्सपोजर है शफात, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब पहले तो बच्चे चले खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बच्चे स्कूल के लेक्चर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स के लिए तकरीबन तवातुर से 4-5 घंटे तो आराम से स्क्रीन के सामने बैठते हैं। जी जनाब, और बच्चे न सिर्फ ही कि अपनी स्कूलिंग के लिए मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप्स, टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अब वो स्कूल के बाद जो रिसेस होती है, जो ब्रेक होती है, जो छुट्टी होती है, उसमें भी मोबाइल पे ही काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? गेमें खेल रहे हैं और अपनी वीडियोस बना रहे हैं और चैटिंग कर रहे हैं। तो जनाब, सेल फोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनका बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका इफ़ेक्ट आ रहा है बच्चों की आँखों पे। तो बच्चों की आँखों पे जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो क्या है? क्या वो ख़तरनाक है या नहीं है? बच्चों को क्या उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? उस हवाले से हमारे साथ बैठे हैं जनाब मारूफ अदार और माहिर अमराज़ चश्म जनाब अयाज खान साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये बच्चे जो हैं उनके चश्मा लगाने के रुझान में कुछ तेज़ी देख रहे हैं आप गुज़िश्ता चंद दिनों से? मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन में कस्टमर कम आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं और पेरेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे उनको लेके भी आ रहे हैं और हमसे उस जो कंप्लेंट है उसको ख़ास तौर पे बहुत जिक्र कर रहे हैं उसका। वैसे तो जब भी हमारे पास फैमिलीज़ आती हैं तो बच्चे जो हैं उनको माँ बाप उनकी शिकायत ये करें कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं। चले वो एक रूटीन था, उस पर भी उनसे कहा जाता था कि डिस्टेंस रखें और ज़्यादा देर यूज़ ना करें। तो पहले तो ये वाली हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितनी देर हमें मोबाइल या हमें उस पर लैपटॉप पे इस पर होना चाहिए ताकि आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े हमें। और दूसरी जो उसकी जो एक ब्लू वायलेट स्क्रीन होती है उसकी जो लाइट है, उस लाइट से जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये ऑनलाइन में इतना ज़्यादा होना और उसके बाद बीच में ब्रेक ना लेना, इन चीज़ों से। और फिर देखें जिनके तो नंबर हैं, यानी अगर कुछ तो फैमिली के जिनके फैमिली में अगर मसाइल हैं और उनका अगर चलता आ रहा है सबका नंबर, लेकिन अब हमने ये एडवाइस भी किया है कि जिनका अगर नंबर नहीं भी है तब भी वो उस तरह के ब्लू कट जो रेज हैं उसके जो ग्लासेस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माँ बाप मतलब है आप यानी स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल करने से पहले अगर बच्चों को हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहना दें तो वो उन मुज़िर असरात से बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कितनी कॉस्ट होती है और क्या प्राइस होती है? अभी ये चीज़ ये देखें बहुत मेरा ख्याल है फ्रेम से तो बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन इन ग्लासेस की भी क्वालिटीज़ हैं। तो किसी अच्छी जगह जाएं, ये ग्लासेस यूज़ करें, क्योंकि इससे जो है ना, देखें हमारी जो है मेन आंखों से देखने का जो असरात हैं या काफ़ी देर तक उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं।
तो इन सारी चीज़ों में ये ग्लासेस की क्वालिटी का ख्याल रखें ताकि ये ब्लू रेज जो हैं ये आपकी आंख पर पहुंच के आपके आंख पे ज़्यादा नंबर ना बढ़े और आंख में तकलीफ ना होता। ये आसम आपने बिल्कुल सही बात की कि जो ग्लासेस की क्वालिटीज़ है वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्लास है वो अच्छा म्यार का ना हो, उसकी वजह से बच्चों की आईसाइट मजीद मुतासर हो जाए। अच्छा, आपने जैसे बोला कि गाहक कम और बच्चे आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं मोस्टली उनको क्या मतलब दूर की उनकी आईसाइट वीक हो रही है, करीब की आईसाइट वीक हो रही है, क्योंकि बच्चे मुसलसल सर दर्द की भी शिकायत कर रहे हैं इस तमाम टाइम में? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। कभी कभी तो पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनके बच्चों की आईसाइट वीक है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट से करीब दूर होने के लगते हैं, पहला सिम्टम तो ये है। दूसरा, बच्चे आंखें यूं झपक के आंखें देखते हैं। तीसरा ये कि आंखें छोटी करके फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट को, जैसे कैमरे में हम यूं फोकस करते हैं, बच्चे यूं करके फोकस करके इन चीज़ों को देखते हैं। अब इस तरह से होने से माँ बाप फिर भी अगर ज़्यादा नहीं देख पाते क्योंकि वो अपने मोबाइल पे लगे होते हैं तो इसकी कंप्लेंट आती है फिर स्कूलों से। स्कूलों से बच्चों को पहले तो वो कोशिश करते हैं, बच्चों को पीछे से आगे बिठा देते हैं, उसके बावजूद बच्चा फिर भी नहीं देख पाता। तो फिर जब उसका आई चेक होता है तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनके पेरेंट्स को पता नहीं है, और 2 और 3 नंबर भी हो जाता है, स्फेरिकल नहीं सिलेंड्रिकल नंबर भी आ जाता है। और साथ साथ उसमें मैं ये एक बात बहुत ज़रूरी समझता हूँ, एक चीज़ कहलाती है जिसको हम कहते हैं लेजी आई। एक आंख पूरी 6/6 होती है, एक का नंबर ज़्यादा होता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। देखें, ऑनलाइन चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इनसे जो बढ़ रहा है नंबर उसका ख्याल हमें रखना है। ये जो आंख हमारी जो ब्लिंक होती है ये तकरीबन 16 दफ़ा ब्लिंक होती है 1 मिनट में, और बच्चे क्या करते हैं, इतना स्टेयर करके देख रहे होते हैं कि वो आंख को ब्लिंक भी नहीं करते, जिसकी वजह से जो देखे ना एक नेचुरल ज़्यादा स्ट्रेस आता है उनके लेंस पे, उनकी आंख पे। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया जनाब अयाज खान साहब, मेरे से बता रहे थे। तो जनाब बच्चों तो बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। पेरेंट्स ज़रा होशियार हो जाएं और अपने बच्चे अगर कॉन्स्टेंटली अगर सर दर्द की शिकायत करे तो उनको ज़रा खुद जाके किसी अच्छे जगह से चेकअप करवाएं। बिल्कुल शफात, उनका चेकअप जरूर कराएं। खैर ज़रा जाते जाते आपको थोड़ा बहुत मूड चेंज करते हैं। आपको पता है कि मार्केट में आजकल आम बड़ी वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। आम तो आप खा रहे हैं, लेकिन आम के साथ साथ एक और फल आता है जो कि आम की जो मिठास आपकी बढ़ाता है उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है, और उसका नाम है जामुन। तो मौसम गर्मा की बड़ी सौगात है और गर्मी की शिद्दत को भी काफ़ी हद तक ये कम भी करता है। जी, इसको प्यार से लोग जामनू भी कहते हैं ना, तो ये होता भी बड़ा प्यारा प्यारा सा है। तो ज़रा उस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब अब वक्त हो गया है आपको टाटा बाय बाय कहने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह हाफिज़।